नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की करेंगे समीक्षा। भावनगर और लोथल में करेंगे कई बड़ी घोषणाएं, रोड शो और एक भव्य जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मोदी की सख्ती से नरम पड़े डोनाल्ड ट्रंप। हट सकता है भारत पर लगा 25% अतिरिक्त टैरिफ। ट्रंप फिर बोले, पीएम मोदी मेरे बेहद करीबी। यासीन मलिक ने मनमोहन सिंह को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दिया चौंकाने वाला हलफनामा। कांग्रेस की हाफिज शहीद से डील का खुलासा तो सैम पित्रोदा बोले, पाकिस्तान में घर जैसा होता है फील। बिहार में अब पेन पॉलिटिक्स की शुरुआत। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर उठ रहे सवाल। तुषार ने 24 घंटे में सेट किया 2 महीने का समीकरण। तो दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी मंथन। बढ़ सकती है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। सीवीसी ने शुरू कर दी शीश महल की जांच। रेनोवेशन के नाम पर भ्रष्टाचार को लेकर जल्द हो सकता है एक्शन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 20 सितंबर को गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी एक रोड शो, एक जनसभा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम के स्वागत में 30,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। रोड शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी से राहत को प्रमुख बिंदु बनाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री 1.5 लाख करोड़ रुपए की शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और शहर को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। साथ ही गुजरात के लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे, जहां वो करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे माही न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कल पीएम मोदी गुजरात जा रहे हैं। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं। बिहार भी गए थे तो इन लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि बिहार में तो अभी चुनाव है, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। गुजरात जा रहे हैं तो विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया, गुजरात तो इनका अपना स्टेट है, इसलिए गुजरात जाते हैं। अब राजस्थान भी जा रहे हैं, कुछ समय के बाद महाराष्ट्र का दौरा है, फिर तमिलनाडु का दौरा भी है, केरल का दौरा भी है। तो अभी जिस तरीके से कूटनीतिक जीत भारत ने हासिल की है, कुछ समय के अंदर विदेश दौरा भी किया और देश के अंदर जो राहुल गांधी ने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है कि एक बार कम से कम 2 महीनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग स्टेट में एक बार जाना चाहिए। और इसलिए यह दौरा तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश गए, बिहार गए, उसके बाद गुजरात जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं और आगे साउथ की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात के अंदर अभी राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की बात कही थी और जब पिछली बार गुजरात दौरे पर गए थे तो बोले थे कि 18 तारीख को फिर से हम वापस आएंगे, वर्कशॉप होगा कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा और देखा और बात पता चली कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाने वाले हैं, तो उन्होंने वो दौरा अपना स्टे कर दिया, रोक दिया कि नहीं, अभी हम गुजरात नहीं जाएंगे, पहले प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा खत्म होने दो, उसके बाद फिर गुजरात जाएंगे। हो सकता है कि उस बीच जाने से थोड़ा ज्यादा बेइज्जती हो जाए गुजरात के अंदर। तो इसलिए अभी जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो देश को एकजुट करने के लिए मिशन इंडिया पर चल रहे हैं। कुछ दिन के बाद फिर मिशन इंडिया को विदेशों तक ले जाएंगे। जी, तो पीएम मोदी का आने वाले दिनों में जितने भी दौरे हो रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। खबर सामने आई है कि अमेरिका भारत से 25% टैरिफ हटा सकता है। बहुत जल्द टैरिफ विवाद का समाधान हो सकता है। साथ ही ट्रंप बार बार पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और खुद को भारत का बेहद करीबी बताया है। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे भारत के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूं, मैंने उनसे कल बात की, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है। ट्रंप का यह बयान भारत अमेरिका रिश्तों की मजबूती और मोदी के साथ उनके पर्सनल रिलेशन को फिर से बयां करता है। टैरिफ की वजह से तनाव के बाद ये चौथा मौका है जब ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी के बारे में तारीफ भरे बातें की है। लगातार और बार बार ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या अपना फैसला टैरिफ को लेकर पलटने वाले हैं? देखिए कितनी अजब स्थिति पैदा हो गई ट्रंप के लिए कि ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है और अमेरिका के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वहां भी भारत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बताया जाता है कि भाई भारत के साथ आपने रिश्ते जो खराब किए हैं वो आगे कैसे सुधार होगा। और उस बीच ट्रंप बार बार ये जिक्र करना शुरू कर दिए कि नहीं नहीं, पीएम मोदी के साथ मेरे करीबी रिश्ते हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई कि जब अब कहीं भी विदेश दौरे पर भी जाते हैं, जैसे ब्रिटेन गए हुए हैं, ब्रिटेन में भी इनसे पूछा जा रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध पर आपका क्या कहना है, भारत के साथ अमेरिका का संबंध कब पटरी पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच के संबंध आगे के दूसरे देशों के साथ संबंध को निर्धारित करता है। ब्रिटेन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इसी साल और उसके बाद अब यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। एक तरफ अमेरिका का नेगोशिएटर भारत आया तो दूसरी तरफ से यूरोपीय संघ की तरफ से एक बयान आया। रूसवेल्ट ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ अब इतना करीब हो गया है कि जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। पूरी दुनिया की नजर इस पर है और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा क्योंकि यूरोपीय संघ का मतलब 27 देश होता है। 27 देशों के साथ भारत का एक व्यापारिक समझौता होगा। और उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सारे मसले पर लगभग हमारी सहमति बन चुकी है। कुछ थोड़े बहुत आधार हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, वो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। मतलब ये ट्रंप की अपनी मजबूरी है कि भारत के साथ नेगोशिएट करे। भारत के ऊपर से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने की बात जो ये बार बार कही जा रही है कि नवंबर तक ये फाइनल हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के विवाद में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के समय भी ट्रंप यही बात कहता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में पहले तो अपने क्रेडिट लेता था, फिर कहा कि नहीं, आपकी भूमिका भी बड़ा सराहनीय है। जब भूमिका सराहनीय है तो फिर आप भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगाए? तो ये ट्रंप पलटी मार रहा है, यू टर्न ले रहा है क्योंकि वो मजबूर हो चुका है भारत के सामने झुकने के लिए। जी, तो भारत के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी फिर से बेनकाब हुई है। कांग्रेस पार्टी को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खबर यह है कि जेल में बंद आतंकवादी यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में हुई मुलाकात के बाद व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद दिया था और आभार व्यक्त किया था। यासीन मलिक का कहना है कि हाफिज सईद से मुलाकात की पूरी जानकारी मनमोहन सिंह को थी। मुलाकात भारत के खुफिया ब्यूरो आईबी के अनुरोध पर हुई थी। इस खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला गंभीर है, पर इस गंभीर खुलासे के बीच में सैम पित्रोदा का भी एक ऐसा बयान सामने आ गया जिससे कांग्रेस पार्टी दोगुनी मुसीबत में फंस गई। पित्रोदा ने इस बार केंद्र सरकार को पड़ोसी देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने की नसीहत दी है। इस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि वो पाकिस्तान गए और उन्हें वहां घर जैसा लगता है। सर, ये जो हलफनामा सामने आया उसमें क्या-क्या खुलासा हुआ है और क्या इस खुलासे से कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ेगी? देखिए, ये सिद्धांत की बात है। जिस तरीके की बातें सामने आई है और एक आतंकवादी ने खुद को बचाने के लिए अपनी पुरानी फाइल खोली है, ये टेरर फंडिंग का शिकार है और ये कश्मीर में हिंदुओं की हत्या का आरोपी भी है, बड़ा आतंकवादी रहा है, इसलिए जेल के अंदर है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ प्रधानमंत्री का सीधे बातचीत, आईबी चीफ की सीधी बातचीत और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ उसकी मुलाकात, और इन सब में पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका, ये कांग्रेस के समय में भारत की विदेश नीति के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि पाकिस्तान बनाने में आपकी कांग्रेस की भूमिका,
पाकिस्तान को पोषित करने में कांग्रेस की भूमिका और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करके उसका मनोबल बढ़ाया, आतंकवादी यहां भेजता है और उन आतंकवादियों के साथ भी बातचीत करना, जैसे अभी तक दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि इस बात को मानता है कि आतंकवादी संगठनों से बातचीत करके हम आगे शांति स्थापित करेंगे। लेकिन ये भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसी सरकार साबित हुई है जिसमें ये सबूतों के साथ बताया जा रहा है कि इस तारीख को हम गए 2006 में, पाकिस्तान जाने के बाद हाफिज सईद से मुलाकात की, फिर उसके बाद हाफिज सईद ने आतंकी संगठनों का सम्मेलन बुलाया और उन सबके साथ मुलाकात करके कहा कि अगर शांति खरीदी जा सकती है तो हम कोशिश कर लेते हैं। मतलब खरीदी जाने की बात हो रही है। ये पैसे से शांति खरीद रहा है मनमोहन सिंह की सरकार में बैठे हुए लोग। और भारत जो कि इतना आज आक्रामक दिखाई पड़ रहा है, उस समय क्या स्थिति होगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां का सेना प्रमुख, ये क्या सोचता होगा भारत के बारे में जो आतंकवादी संगठनों से बातचीत कर रहा है, उसके साथ हम कितना लिबरल होकर रहेंगे। यानी कांग्रेस का जो ये सबूत सामने आया है, उसके बाद अब कांग्रेस पाकिस्तान के मुद्दे पर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और सैम पेत्रोदा भी उसी समय विस्फोट करता है कि भाई वो अपनी बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है पूरे कांग्रेस के लिए। वो वही बात कर रहा है जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी करते हैं कि पाकिस्तान में जाकर हमें घर जैसा अनुभव होता है, तो इनका घर पाकिस्तान में ही है। ये पाकिस्तान के आधार पर ही हिंदुस्तान में मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते अब कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं बचा। बिल्कुल। अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी बाकी हो, लेकिन तैयारियां जबरदस्त तेज है। एनडीए में बिहार चुनाव को लेकर रणनीति संबंधित समन्वय में किसी तरह की कोई असमंजस की स्थिति नहीं बने, इसे ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने स्वयं कमान संभाल ली है। शाह ने अपने बिहार दौरे के दौरान शीर्ष नेताओं के साथ 5 अलग अलग बैठक में पूरे 2 महीने के चुनाव प्रचार और प्रबंधन को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। तो वहीं तेजस्वी यादव हर दिन अपने यात्रा के दौरान नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। फिलहाल पेन पॉलिटिक्स चल रही है। दरअसल तेजस्वी ने अपनी यात्रा के दौरान जिस अंदाज में युवाओं को पेन बांटा, उसको लेकर तेजस्वी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच में 24 सितंबर को पटना में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होनी है। साथ ही आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक भी हुई है। हर दिन तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान घिर रहे हैं। क्या चल रहा है महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन में खींचतान चल रहा है, आपस में कंपटीटर बने हुए हैं एक दूसरे के, और पार्टी के अंदर भी एक दूसरे का कंपटीशन है। जैसे कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के अंदर कंपटीशन आपस में भी है, जो नेता एक दूसरे को दबाने में लगे हैं। अभी एक कमेटी बनी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी, 39 मेंबर, 39 सदस्यों में भी पप्पू यादव या फिर कन्हैया कुमार का नाम नहीं आया, क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने नो एंट्री का बैन लगा दिया है। एक बोर्ड लगा दिया है कि कन्हैया राहुल गांधी का चहेता हो सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत नया है, हम लोग अपने साथ उसे बैठने नहीं देंगे। ऐसे महागठबंधन की दूसरी पार्टियां, राजद भी कन्हैया को लेकर वही बात कहती है कि भाई इसे हम देखना नहीं चाहते। उसी तरीके से पप्पू यादव के बारे में, राजद के खिलाफ भी पप्पू यादव के खिलाफ राजद, लेकिन कांग्रेस में भी ये बार बार कहा जाता है ये पप्पू यादव भाई निर्दलीय चुनाव लड़ा था, अभी कांग्रेस में शामिल हुआ है, इसको स्क्रीनिंग कमेटी में, कैंपेन कमेटी में, इन कमेटियों में तो जगह नहीं देंगे। वहां पर हमारे पुराने कांग्रेस के नेता रहेंगे जिनके ऊपर भरोसा हमें एक दूसरे के ऊपर है। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर एक दूसरे नेताओं के पैर खींचने की भी कोशिश है। सीट को लेकर भी रिजिडिटी है कि नहीं भाई हमें यही सीट चाहिए, नहीं दोगे तो फिर हम अपना प्लान बनाने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन में सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और लगता है एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में भी आएंगे। तेजस्वी यादव जैसे ये कांग्रेस को पीछे छोड़कर अपनी यात्रा निकाले और उसके बाद कांग्रेस का एक शब्द, एक वाक्य में जिक्र नहीं करते कि ये महागठबंधन की रैली है या कि महागठबंधन जीतेगी, सिर्फ राजद की बात करते हैं। तो उसी तरीके से महागठबंधन बिखरी हुई है। एनडीए में इसलिए अमित शाह को कमान दी गई है क्योंकि एनडीए के कोई भी पार्टनर पार्टियां हो, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, जितने भी सहयोगी हैं पार्टियां,
वो किसी में ये नहीं है, अपने अंदर से लगता है कि अमित शाह की बात को टाल सके, ये हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं। और इसलिए चिराग पासवान जो ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगे थे, वो भी अमित शाह के सामने नहीं बोल सकते, या फिर जीतन राम मांझी हो, या फिर नीतीश कुमार के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन है। तो इसलिए फार्मूला सेट है। पिछली बार भी अमित शाह ने 15-15 दिन का एक शेड्यूल बनाया था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 15-15 दिन का बताओ कि पहले 15 दिन में सितंबर के बाद क्या करोगे, अक्टूबर में 2 15-15 दिन का शेड्यूल बताओ, और नवंबर के फर्स्ट वीक में क्या करोगे। ये सारी तैयारी चल रही है और सीट शेयरिंग फार्मूले पर भी आगे काम चल रहा है। जी, आज की आखिरी खबर में बात अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने नियमों को उल्लंघन कर 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का नवीनीकरण कराया था, अपने लिए सुख सुविधाओं वाला शीश महल बनवाया था। रेनोवेशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। अब इसी शीश महल के मामले में केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि पिछले वर्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे सीवीसी से 2 शिकायत की थी। सीवीसी ने उनकी दोनों शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है। सर, सीवीसी ने तो जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को बंगला पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो बंगला का पीछा छोड़ दे। जो स्थितियां बनी है, अभी एक नहीं 2-2 बंगला विवाद चल रहा है, शीश महल की जांच शुरू हो रही है। इसका मतलब 2-3 दिन पहले ये सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि शीश महल के निर्माण में जो जो पैसे लगे वो सब सरकारी खजाने में वापस आएंगे। और ये प्रथम दृष्टया देखने को मिला कि इसमें नियमों की अवहेलना की गई, इसमें टेंडर गलत दिए गए, इसमें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अप्रूवल नहीं थे, कैबिनेट के अप्रूवल नहीं थे। मतलब ये तो साफ है कि इसमें नियमों की अवहेलना की गई है और गलत तरीके से पैसे खर्च किए गए हैं, उसे वापस लाना है। दूसरी तरफ एक और बंगला की बात चल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भाई ये अब अशोक मित्तल के बंगले में हम ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, हमें एक सरकारी बंगला चाहिए। हम नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं, उसके लिए हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट में इन लोगों ने कहा कि मायावती जी ने जो बंगला खाली किया है वही बंगला हमें दे देना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से जो लिस्ट दी गई उसमें कहा गया कि वो बंगला तो पहले ही पंकज चौधरी को दे दी गई है, जो वित्त राज्य मंत्री हैं। तो अभी और इंतजार कीजिए, हाई कोर्ट में मामला गरमाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो बार बार कहता था मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, आज बंगले के लिए इतना पागल हो गया है कि अब पंजाब चुनाव से पहले उसे अशोक मित्तल का बंगला खाली करना है तो एक नया बंगला चाहिए, टाइप 7 कैटेगरी का बंगला है। और इसलिए अभी जैसे ही वो नए बंगले में शिफ्ट होने की स्थिति में रहेगा, शीश महल का मामला आ जाएगा, अरविंद केजरीवाल अब कुछ दिन के ये जो प्रवास काल में चल रहा था मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद, अब फिर से हाईलाइट होगा, तिहाड़ जाने की तैयारी इसकी फिर से जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।